सोचिए जरा, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो बस मसाले और कपड़े बेचने आई थी और देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर हुकूमत करने लगती है। ये कहानी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस हैरान कर देने वाले सफर की, व्यापारियों से शासक बनने की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे मुट्ठी भर व्यापारियों के एक ग्रुप ने मुगलों और मराठों जैसी बड़ी बड़ी ताकतों को हराकर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया? चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 15वीं सदी के आखिर से। उस दौर में भारत एक आर्थिक महाशक्ति था। पूरी दुनिया में उसके मसालों, कपड़ों और बेशुमार दौलत के चर्चे थे। इसीलिए यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें यहाँ कब्जा करने नहीं, बल्कि सिर्फ व्यापार करने के लिए खींची चली आ रही थीं। और हाँ, इस दौड़ में वो अकेले बिल्कुल नहीं थे। पुर्तगालियों के आने के बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश और फिर फ्रांसीसी एक के बाद एक सभी भारत के जबरदस्त मुनाफे वाले बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए होड़ में लगे थे। इस व्यापार में मुनाफा कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि जब वास्को डी गामा पहली बार भारत से लौटा तो उसकी पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी उसका लाया हुआ माल 60 गुना ज्यादा कीमत पर बिका था। बस इसी मुनाफे ने यूरोप के इरादों को और मजबूत कर दिया। यहीं पे एक बात शुरू से ही साफ हो जाती है कि ये सिर्फ सीधा साधा व्यापार नहीं था, इसमें ताकत का इस्तेमाल पहले दिन से शामिल था। पुर्तगालियों का कार्टा सिस्टम इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां वो अपनी नौसेना के दम पर दूसरे जहाज़ों से लाइसेंस के नाम पर वसूली करते थे। वक्त के साथ इस पूरी रेस में दो सबसे बड़े खिलाड़ी उभरकर सामने आए, जिन्होंने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया: ब्रिटिश और फ्रांसीसी। इन दोनों ने भारत की जमीन पर भारतीय राजाओं को ही आपस में लड़वाकर 3 बड़े युद्ध लड़े, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और यहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे बड़ा सबक सीखा। लोकल पॉलिटिक्स में दखल दो, अपनी मॉडर्न आर्मी का इस्तेमाल करो और अपने फायदे के लिए नतीजा तय कर लो। ये सबक सीखने के बाद कंपनी ने अपना पूरा ध्यान भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर लगा दिया। और यही वो जगह थी जहां से व्यापारी से शासक बनने का खेल हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1757 में प्लासी का युद्ध कंपनी के लिए पहला बड़ा पॉलिटिकल मूव था। यहाँ उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन सीधे राज नहीं किया, बल्कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर नवाब की गद्दी पर बिठा दिया, ताकि बंगाल की राजनीति पर उनका कंट्रोल रहे। लेकिन असली मिलिट्री पावर का प्रदर्शन हुआ 1764 में बक्सर के युद्ध में। ये लड़ाई निर्णायक थी। यहाँ कंपनी की छोटी सी सेना ने अकेले ही मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। इस एक जीत ने यह साबित कर दिया कि कंपनी की फौज अब भारत की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है। बक्सर की जीत का सबसे बड़ा इनाम था दीवानी अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा का सारा टैक्स यानी रेवेन्यू अब सीधे कंपनी के खजाने में जाएगा। ये वो पल था जब कंपनी को बेहिसाब पैसा मिला और वो हकीकत में शासक बन गई। बंगाल से मिले इसी पैसे के दम पर कंपनी ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपनी लोहे की पकड़ बनानी शुरू कर दी। अब उनका लक्ष्य सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि एक पूरा साम्राज्य था। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 तरीके अपनाए। एक तरफ तो मैसूर और मराठों जैसे मजबूत राज्यों से सीधी जंग, और दूसरी तरफ सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत जैसी चालाकी भरी पॉलिटिकल पॉलिसीज, जिनसे राज्यों को बिना लड़े ही हड़प लिया जाता था। इन्हीं में से एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक बहुत ही विवादित नीति थी। इसके तहत अगर किसी राजा की मौत बिना बेटे के हो जाती तो अंग्रेज उसके गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं मानते थे और उस राज्य पर सीधे कब्जा कर लेते थे। इसी नीति से सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्यों को हड़पा गया, जिससे भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। कंपनी के लगभग 100 साल के इस विस्तार, शोषण और लोगों के बढ़ते गुस्से का नतीजा आखिरकार 1857 में एक भयानक विद्रोह के रूप में सामने आया। और ये विद्रोह किसी एक वजह से नहीं हुआ था। इसके पीछे दशकों से जमा हो रहा गुस्सा था। राजनीतिक फैसले, आर्थिक शोषण, भेदभाव और धार्मिक मामलों में दखल। समाज का लगभग हर तबका कंपनी के राज से परेशान हो चुका था। इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों ने।
अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। और फिर विद्रोह की चिंगारी आग बनकर तेजी से फैल गई। 29 मार्च को मंगल पांडे के हमले से जो शुरू हुआ, वो 10 मई को मेरठ में एक खुली बगावत में बदल गया। सिपाहियों ने दिल्ली की ओर मार्च किया और अगले ही दिन दिल्ली पर कब्जा करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन ये इतना बड़ा और विनाशकारी था कि इसने लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। उन्हें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भंग कर दिया गया। लेकिन कंपनी के राज का अंत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए और ज्यादा सीधे कंट्रोल वाले साम्राज्य की शुरुआत थी, जिसे हम सब ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इस विद्रोह ने एक कंपनी को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक साम्राज्य की शुरुआत कर दी। जब एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे देश को जीत लेती है, तो उसकी विरासत क्या होती है? ये कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे मुनाफे का लालच एक साम्राज्य बना सकता है और उसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है।